तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसा आदमी की जो कि अपना 999 IQ यूज़ कर कर दुनिया की किसी भी जेल से भाग सकता है। लेकिन एक बार यह आदमी एक ऐसी जेल में चला गया जो कि किसी आम जेल से बिल्कुल अलग है। इस जेल की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हाई है कि यहाँ के कैदियों ने आज तक खुला आसमान नहीं देखा। अब हमारा हीरो इस जेल से भाग पाएगा अब या फिर नहीं, ये तो हमें कहानी देखने के बाद ही पता चलेगा। हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रेजी एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2013 में आई एस्केप प्लान मूवी को। अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। दोस्तों, मेरे हिसाब से एक मास्टरपीस मूवी है, इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को लास्ट तक जरूर देखना। आपको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन टू स्टोरी। तो ये कहानी शुरू होती है कोलोराडो की एक जेल से, और इस जेल के अंदर हम एक आदमी को देख पाते हैं जिसका नाम होता है रे। यहाँ पर एक साथी का कैदी रे को खबर देता है कि आज जैक्स नाम का एक कैदी उसके ऊपर अटैक करने वाला है। अगले दिन जब रे बैकयार्ड में था तो वहाँ पर जैक्स ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। हालांकि रे उसके ऊपर भारी पड़ रहा था, उसने वहाँ पर उसे कुत्तों की तरह मारा। लेकिन यहाँ पर इस मारपीट के चलते जेल के गार्ड ने वहाँ पर रे को पकड़ लिया और इसके बाद उसे एक जेल के स्पेशल चैम्बर में डाल दिया। ये जेल का वो पार्ट था जहाँ पर सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था, और वहाँ पर जेल के गार्ड 24 घंटे अपने कैदियों पर नजर रखा करते थे। अब रे को जिस कमरे में कैद किया गया था वो कमरा पूरी तरीके से पैक था, और उस कमरे के दरवाजे को खोलने के लिए भी एक पासवर्ड लगता है। अब अंदर पहुंचकर रे वहाँ पर बाहर निकलने की तरकीबें लगाने लगा। इस दौरान उसे ये बात पता लगी कि इस कमरे के ठीक नीचे ही एक गैराज है, और उस गैराज के अंदर आग बुझाने वाली एक गाड़ी खड़ी है। अब अगले कई दिनों तक इसी कमरे में ऐसे ही बंद रहा, और यहाँ पर उसने गार्ड के डेली रूटीन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। उसने स्पेशली एक बात नोटिस की कि गार्ड धुआं उड़ाने के लिए जेल की छत पर जाते हैं और उन्हें वापस आने में पूरे 7 मिनट लगते हैं। अब रे ने फैसला किया कि वह इन 7 मिनटों में ही जेल से फरार होगा। अब ऐसा करने के लिए उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है इस दरवाजे के पासवर्ड को जानना। इसलिए उसने खाने के साथ मिलने वाले दूध के पैकेट का इस्तेमाल किया। उसने उस दूध के पैकेट पर से प्लास्टिक की परत निकाली और इसके बाद पासवर्ड के कीबोर्ड पर चिपका दिया। जल्द ही रे को उस पासवर्ड के नंबर्स मिल जाते हैं। अब इन नंबर्स को सही ऑर्डर में कनेक्ट करना रे के लिए कोई बड़ी बात तो नहीं थी। अब एक दिन जब वो गार्ड्स धुआं उड़ाने के लिए बाहर गए तो तभी रे बाहर निकल कर आया, और इसके बाद उसने अपनी टीम तक एक मैसेज भेजा। उसने मैसेज में ये लिखा था कि कल शाम 4 बजे वो लोग जेल के पास आएँ और वहाँ पर गार्ड्स का ध्यान भटकाएं। अब प्लान के मुताबिक रे की टीम वहीं पर पहुँची, और अब जैसे ही वहाँ पर 4 बजे तो उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा धमाका कर दिया। अब इस धमाके के चलते सभी का ध्यान भट गया और सभी लोग इधर उधर भागने लगे। इस भगदड़ के चलते हुए रे मौका पाकर अपने कमरे से बाहर आया, और इसके बाद वो इस इवेंट से होते हुए गैराज तक पहुँच गया। इसके बाद जेल की फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए बाहर पहुंची, और उसके नीचे लटक कर रे भी बाहर पहुंच गया था। जेल के बाहर उसके साथी उसे लेने के लिए आए, जिनके नाम थे हस और एबिगेल। हालांकि रे जेल से ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाया और बीच में ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। लेकिन इसी बीच में वहाँ पर लेस्टर नाम का एक आदमी पहुँचता है। वहाँ पर लेस्टर ने पुलिस से कहा कि वो उसे छोड़ दे। इसके बाद लेस्टर और रे उसी जेल में जाते हैं और वहाँ पर उसके हेड से मिलते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है और हमें पता चलता है कि रे कोई अपराधी नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन है जो कि एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। रे एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक है और उसका एक काम है कि जेल की सिक्योरिटी को चेक करना। वो पहले तो कैदी बनकर उस जेल में जाता है और इसके बाद वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जेल से भागकर वो सिक्योरिटी कमियों का अंदाज़ा लगाता है और इसके बाद उन कमियों को दूर कर देता है। आसान शब्दों में कहें तो रे एक ऐसा आदमी है जो कि जेल्स को और ज़्यादा सिक्योर बनाने का काम करता है, और ऐसी कोई भी जेल नहीं है जहाँ से रे ना भाग पाए। खैर, अब इसके बाद रे जब अगले दिन अपने ऑफिस में पहुँचता है तो वहाँ पर लेस्टर उसे एक लेडी से मिलाता है जिसका नाम जेसिका था। ये लेडी CIA के लिए काम किया करती थी। दरअसल जेसिका चाहती थी कि रे एक हाई सीक्रेट जेल की सिक्योरिटी को चेक करे, लेकिन शर्त यह है कि उसके साथियों को इस जेल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। हालांकि रे को यहाँ पर यह बातें कुछ ठीक नहीं लगी, लेकिन लेस्टर के कहने पर वो इस काम को करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद रे को एंथनी नाम के एक स्पेनिश आदमी की पहचान दी गई। यहाँ पर रे की टीम ने उसकी बॉडी में एक GPS ट्रैकर डाला और इसके बाद उसे एक सीक्रेट कोड के बारे में बताया, ताकि अगर वो जेल से ना भाग पाए तो वो जेल के हेड को इस कोड के बारे में बताकर वहाँ से बाहर निकल आए। अब रे का काम शुरू हो गया और जल्दी उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। उन्होंने रे को बेहोश कर दिया और इसके बाद उसकी बॉडी से उस ट्रैकर को भी निकाल दिया, जो कि इस प्लान में था ही नहीं। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उसकी बॉडी से ट्रैकर इसलिए निकाला है ताकि उसकी टीम को जेल के बारे में ना पता चल सके। अब कई घंटे बाद जब रे की आँख खुली तो उसने खुद को एक शीशे के चैम्बर में पाया। वहाँ पर रे की तरह और भी कैदी मौजूद थे। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात उस जेल के हेड से हुई जिसने अपना नाम होप्स बताया।
अब ये जानने के बाद वहाँ पर रे को हैरानी हुई, क्योंकि उसे तो बताया गया था कि इस जेल के हेड का नाम मार्स है। अब वहाँ पर रे को थोड़ी गड़बड़ महसूस हुई। इसकी वजह से उसने वहाँ पर अपना इमरजेंसी कोड बोला, लेकिन उस जेल के हेड ने कोड को कुछ ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे कि आप लोग हमारे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब को कर देते हो। खैर इधर रे के साथ ही रे के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि पहले ही उसके शरीर में से ट्रैकर निकाल दिया गया है। इधर रे ये नोटिस करता है कि जेल के सभी गार्ड्स ने एक से ही कपड़े और एक से ही मास्क पहन रखे हैं, और उनका वहाँ पर जब भी मन करता है तो वह कभी भी किसी भी कैदी की धुनाई कर देते हैं। अब इसी बीच वहाँ पर रे की मुलाकात एक एमिल नाम के आदमी से होती है, और वहाँ पर एमिल रे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। बातों ही बातों में वहाँ पर एमिल उसे बताता है कि उसने कोई भी अपराध नहीं किया है, और उसे जेल में इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ लोग उससे उसके बॉस का पता निकलवाना चाहते हैं। एमिल के बॉस का नाम था मैनहाइम, और मैनहाइम के पीछे दुनिया भर की पुलिस लगी हुई थी। अब क्योंकि एमिल उसका राइट हैंड था, इसकी वजह से उन लोगों ने एमिल को ही पकड़ लिया। खैर यहाँ पर रे ये समझ पाता है कि ये जगह कोई जेल तो है ही नहीं, बल्कि ये तो एक टॉर्चर एरिया है, जहाँ पर अमीर लोग अपनी पावर्स की मदद से दूसरे लोगों को टॉर्चर करते हैं। अब यहाँ पर रे इस जेल के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें जानना चाहता था। इसकी वजह से यहाँ पर उसने एमिल के साथ मिलकर लड़ने का झूठा नाटक किया। अब गार्ड्स ने यहाँ पर इन दोनों को लड़ते हुए देखकर इन दोनों को पकड़ लिया, और इसके बाद इन्हें एक चैम्बर में लाकर बंद कर दिया। इन चैम्बर्स के अंदर तेज लाइट वाले बल्ब्स लगे हुए थे, और इनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि जिसे कोई भी इंसान सहन नहीं कर पाएगा। इन चैम्बर के अंदर कैमरास भी लगे हुए थे, जिनकी मदद से इस जेल का हेड इन पर नज़र बनाए रखा हुआ था। ये दोनों इसी तरीके से कई घंटे तक इस कमरे में ही बंद रहे। इसके बाद जब इनकी सजा खत्म हुई तो इनसे मिलने के लिए वहाँ पर एक डॉक्टर आता है। जब डॉक्टर ने वहाँ पर रे की हालत देखी तो उसे वहाँ पर उस पर बहुत ज़्यादा तरस आता है, लेकिन जब रे ने जेल की लोकेशन के बारे में उससे पूछा तो उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। जब रे इस कमरे से बाहर आया तो उसने एमिल को बताया कि उस कमरे का फर्श एल्यूमिनियम का नहीं बल्कि स्टील का बना हुआ है, और फर्श के चारों कोनों पर नट बोल्ट लगे हुए हैं। यहाँ पर रे ने एमिल को कोई मेटल का टुकड़ा लाने के लिए कहा ताकि वो नट बोल्ट्स को खोल सके। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद उस जेल के हेड ने एमिल को अपने पास बुलाया, और वहाँ पर उसके बॉस मैनहाइम के बारे में उससे पूछा, लेकिन हर बार की तरह एमिल ने उसे कुछ भी नहीं बताया और अपना मुंह बंद रखा। अब गुस्से में आकर उन लोगों ने वहाँ पर एमिल को बहुत ज़्यादा मारा और उसे टॉर्चर किया, लेकिन इसके बीच वहाँ पर एमिल एक मेटल का टुकड़ा लेने में कामयाब रहा। खैर अब जब एमिल बाहर आया तो उसने वहाँ पर रे से उसके प्लान के बारे में उससे पूछा। तब रे उसे बताता है कि इस बनावट को देखो, मुझे इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये जेल जमीन के अंदर बनी हुई है। यहाँ पर रे का प्लान था कि वो किसी भी तरीके से नट बोल्ट को खोलकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो वो किसी न किसी तरीके से तो बाहर निकल ही आएगा। अब यहाँ पर एमिल को भी रे की बात में दम लगा, और इसके बाद उसने उस मेटल के टुकड़े को रे को दे दिया। अब क्योंकि इन दोनों को दोबारा से उस टॉर्चर रूम में जाना था, इसकी वजह से इन्होंने एक बार फिर से वहाँ पर फाइट करना शुरू कर दी। इनका यह प्लान काम भी करा, और इसके बाद इन्हें उस जेल में डाल दिया गया। अब वहाँ पर रे कैमरा से बचकर किसी तरीके से उन नट बोल्ट्स को खोलने लगा। अब जैसे उसका काम पूरा हुआ तो उसने वहाँ पर एमिल को एक सिग्नल दिया। इसके बाद एमिल वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाकर गार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा। इसी बीच रे ने भी मौका पाकर वो वहाँ से निकला और वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगा, लेकिन इसी बीच एक पाइप उससे टूट गई, जिसकी वजह से चारों तरफ पानी बढ़ने लगा। लेकिन फिर भी रे किसी तरीके से ऊपर पहुँच ही जाता है। ऊपर पहुँचने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो देख पाता है कि ये जेल किसी ज़मीन पर नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच किसी जहाज पर बनी हुई है। इधर पाइप के टूटने की वजह से सभी गार्ड्स अलर्ट हो गए, और यहाँ पर रे भी दोबारा से अपने चैम्बर में आ गया। इधर जेल के बाहर हर्ष और एबी के लेस्टर के पास गए और उसे रे के गुम होने की खबर दी। उन्होंने उसे बताया कि रे का कोई भी अता पता नहीं है, और उसे जो काम के लिए चेक मिला था अब वो भी बाउंस हो चुका है, और तो और अब वो लीड भी गायब है जिसने उन्हें ये काम सौंपा था। यहाँ पर हर्ष और एबिगेल ने लेस्टर को समझाने की कोशिश की कि जरूर रे कोई ना कोई मुसीबत में है, लेकिन लेस्टर ने यह कहकर टाल दिया कि रे अपने काम में माहिर है और तुम लोग टेंशन मत लो, वो जल्दी बाहर आ जाएगा और दुनिया की कोई भी जेल उसे नहीं रोक सकती। अब हर्ष और एबिगेल के जाने के बाद लेस्टर उसी जेल के हेड को कॉल करता है और वो वहाँ पर उससे कहता है कि वो रे को सारी उम्र उसी जेल में रखे। और दोस्तों यहाँ पर यह खुलासा होता है कि लेस्टर ने जानबूझकर रे को उस जेल में बंद कराया था ताकि वो कंपनी का अकेला मालिक बन सके। हालांकि हर्ष और एबिगेल ने हार नहीं मानी और वो लगातार रे की तलाश करते रहे। अब इसी दौरान वहाँ पर हर्ष को ढूंढते ढूंढते एक टॉम जेल के बारे में पता चला, जहाँ पर अमीर लोग दूसरे लोगों को टॉर्चर किया करते थे, लेकिन ये जेल कहाँ पर है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। इधर रे और एमिल को ये बात पता लगानी थी कि आखिर उनके शिप दुनिया के कौन से हिस्से में ताकि वो अपनी टीम को मैसेज दे सकें। खैर अब अगले दिन रे वहाँ के डॉक्टर से इस जेल की लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार भी उस डॉक्टर ने इनकी कोई भी मदद नहीं करी। लेकिन वहाँ से जाते आते रे ने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा चुरा लिया
ताकि वो उसकी मदद से एक सेक्सटन नाम का डिवाइस बना सके। सेक्सटन एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ कर शिप में रहने वाले लोग अपनी लोकेशन के बारे में पता लगाते हैं। इस डिवाइस को यूज़ करने के लिए उन्हें शिप के ऊपर तक पहुंचना होगा। अब इस चीज़ के लिए उन्होंने जावेद नाम के एक आदमी से मदद मांगी, जो कि उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हो गया। अब इस जेल के हेड की नज़रों में जावेद एक बहुत ही सच्चा इंसान था। खैर, अब जावेद उसके पास गया और उसने उससे कहा कि देखो, मैं तुम्हारा जासूस बन सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। तुम्हें मुझे एक रात के लिए इस शिप के ऊपर नमाज पढ़ने देनी होगी। अब इस शिप का हेड भी जावेद के इरादों से अनजान था, इसकी वजह से वो भी जावेद की बात को मान जाता है। खैर, अब इसके बाद जावेद ऊपर गया और उस डिवाइस की मदद से वहाँ की लोकेशन के बारे में पता करा। अब थोड़ी कैलकुलेशन के बाद इन दोनों के बाद पता चली कि ये शिप मोरक्को के पास अटलांटिक ओशियन में है। यहाँ पर एमिल रे को बताता है कि उसका एक बहुत ही पुराना दोस्त मोरक्को में रहता है। अगर ये लोग किसी भी तरीके से उसके पास अपना मैसेज पहुँचा दें तो वो इन्हें बचाने के लिए जरूर आएगा। अब रे को भी ये आइडिया पसंद आया और इसके बाद वो फिर से डॉक्टर से मिलने के लिए चला गया। और दोस्तों, यहाँ पर वो डॉक्टर भी इस बार की मदद करने के लिए तैयार हो गया और वो वहाँ पर एमिल के दोस्त को उनकी लोकेशन के बारे में एक ईमेल करता है और साथ ही साथ उसने उस ईमेल में वहाँ से भागने का टाइम भी लिख दिया। और अब दोस्तों, फाइनली वो दिन भी आ गया जिस दिन ये लोग आज़ाद होने वाले थे। खैर, अब जावेद इस जेल के हेड के पास पहुंचा और उसे बताया कि आज इस जेल की कैंटीन में बहुत तगड़ी लड़ाई होने वाली है। अब क्योंकि उस जेल का हेड जावेद पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया करता था, इसलिए उसने भी यकीन कर लिया। अब ये सुनते ही वहाँ पर जेल के हेड ने उसकी जितनी भी सिक्योरिटी थी कैंटीन की तरफ लगा दी और जो शिप के ऊपर जाने का रास्ता था वहाँ पर सिर्फ 2 ही गार्ड थे। इधर रे ने भी मौका पाकर कैंटीन में लड़ाई करना शुरू कर दी और इसके बाद वहाँ पर सभी कैदी इधर उधर भागने लगे। अब बस इसी भगदड़ का फायदा उठाकर रे, एमिल और जावेद उस कैंटीन की तरफ से बाहर निकल कर आ गए। वो किसी तरीके से सीढ़ियों तक पहुंचे और वहां पर गार्ड्स को मारकर उनसे उनकी बंदूकें ले ली। इसके बाद ये तीनों लोग सीढ़ियों की मदद से ऊपर की ओर चढ़ने लगे, लेकिन बदकिस्मती से इस जेल के हेड ने इन तीनों को देख लिया और वहां पर लॉकडाउन लगा दिया। अब लॉकडाउन लगने की वजह से वहां पर जो ऊपर जाने की सीढ़ियां थी उनको बंद कर दिया गया। अब क्योंकि इन तीनों के पास कोई और चारा नहीं था, इसकी वजह से इन तीनों को एक बार फिर से नीचे आना पड़ा। इस दौरान एमिल के लोग भी उस शिप के ऊपर पहुंच गए थे, लेकिन इन तीनों का अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। अब तक वहाँ पर शिप के गार्ड्स ने इन्हें वहाँ से भागते हुए देख लिया और अब वहाँ पर फायरिंग शुरू हो गई। अब बस इसी फायरिंग में वहाँ पर जावेद को भी एक गोली लग गई। इसी बीच वहाँ पर रे ने भी एक नया प्लान बनाया और वहाँ पर उसने एमिल से कहा कि वो किसी भी तरीके से कंट्रोल रूम तक पहुँचेगा और बाकी बिजली को कट कर देगा। अब क्योंकि वो सभी दरवाजे कंट्रोल रूम से चलते हैं तो इसकी वजह से वो दरवाजे खुल जाएंगे और इसके बाद हम लोग ऊपर जा सकेंगे। उसने वहाँ पर एमिल को जावेद का ध्यान रखने के लिए कहा और खुद कंट्रोल रूम की तरफ चला गया। अब क्योंकि यहाँ पर जावेद की हालत बिगड़ती चली आ रही थी, इसकी वजह से उसने एमिल से कहा कि तुम भी जाओ और मैं अब नहीं बच सकता। अब वहाँ पर एमिल तो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे जावेद को यहाँ पर छोड़कर जाना पड़ा। इधर रे भी किसी तरीके से कंट्रोल रूम तक पहुँच गया और वहाँ पर उसने शिप की बिजली काट दी, जिससे कि वो सभी दरवाजे दोबारा से खुल गए और एमिल ऊपर की तरफ पहुँच गया। जल्दी गार्ड भी एमिल तक पहुँच गए और वहाँ पर एमिल के ऊपर जोरदार फायरिंग करने लगे। यहाँ पर एमिल भी डटा रहा और वहाँ पर एक एक गार्ड को चुन चुन कर मारा। इधर जावेद ने भी उन गार्ड्स का जमकर सामना किया, लेकिन बदकिस्मती से उसकी जान नहीं बच पाई। अब यहाँ पर जावेद के मर जाने के बाद ये सभी लोग यहाँ पर रे की तलाश करने लगे। यहाँ पर रे जो कि पानी के टैंक में छुपा हुआ था। अब तभी उस शिप में इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई और इसके बाद उस टैंक में पानी बढ़ने लगा। इधर जेल के हेड को भी ये बात पता चल गई थी कि रे इस टैंक के अंदर है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पर कुछ कर पाता, रे ने खुद को शिप के नीचे ढकेल दिया। इधर दूसरी तरफ शिप पर भी गार्ड्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, इसकी वजह से एमिल को वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन तभी अचानक से उसकी नज़र रे पर पड़ती है, जो कि बीच समुद्र में होता है। उसने वहाँ पर रे के लिए एक सीढ़ी फेंकी, जिससे कि रे ऊपर की ओर चढ़ गया। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर उस शिप पर जोरदार फायरिंग करी। अब जो वहाँ पर तेल के डिब्बे रखे थे उनमें एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ। अब इस धमाके में वहाँ पर जितने भी गार्ड्स थे वो सब मारे गए। अब इसके बाद ये लोग भी यहाँ से निकल गए। थोड़ी देर बाद ये दोनों लोग समुद्र के किनारे पहुंचे और अब तब यहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी इन दोनों को लेने के लिए आई। और दोस्तों, इस गाड़ी से कोई और नहीं बल्कि जेसिका निकली। अब यहाँ पर जब रे ने जेसिका को देखा तो वह पूरी तरीके से हैरान रह गया। जेसिका वही लड़की है जिसने रे को इस जेल के अंदर जेल की सिक्योरिटी चेक करने के लिए भेजा था। और यहाँ पर यह खुलासा होता है कि जेसिका एमिल की बेटी है और उसने रे को शिप के अंदर इसलिए भेजा था ताकि वो किसी भी तरीके से उसके फादर को बाहर निकाल कर ला सके। जेसिका को ये बात अच्छे से पता थी कि रे ही एकमात्र इंसान है जिसने दुनिया की बड़ी से अच्छी सिक्योरिटी को चकमा दिया है और उसे लगता था कि ऐसे तो उस खतरनाक जेल में रे नहीं जाएगा और उसे दूसरी तरीके से ही उस जेल में भेजना पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा खुलासा तो ये होता है कि एमिल ही मैनाइम है, जबकि सभी लोग एमिल को मैनाइम का राइट हैंड समझते रहे।
लेकिन एमिली मैनहाइम निकला। उसने अपनी पहचान छुपा कर रखी थी ताकि वो अपने दुश्मनों से बचा रहे। यहाँ पर जेसिका ने रे को लेस्टर की सारी सच्चाई बता दी कि कैसे वो कंपनी का अकेला मालिक बनना चाहता है। अब थोड़े दिनों बाद रे अपने साथियों से मिला और उसने उन्हें भी लेस्टर की सच्चाई बता दी। इधर दूसरी तरफ जब लेस्टर को ये बात पता चली कि रे उस जेल से भाग चुका है तो उसने भी इस देश को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाता, हंस ने उसे कार में बेहोश कर दिया। और इसके बाद जब लेस्टर की आंख खुली तो वह अपने आप को उसी कार में पाता है और वो कार किसी बड़े से कंटेनर में थी। अब ये कंटेनर कहाँ जा रहा है ये तो किसी को भी नहीं पता। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।